Yes, very good morning all of you. Very good morning all of you. Yes, I welcome you all to yet another session of secretarial practice. बहुत ही पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा. इकोनॉमिक्स से ज़्यादा मज़ा मुझे सेक्रेटरी प्रैक्टिस पढ़ाने में आता है. बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैसा है पापा 12वीं एसपी में, और जहाँ पैसा है वहाँ मारवाड़ी का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है. We have started with a chapter that is called as corporate finance. We all know in a business finance plays a very vital role. क्योंकि बिजनेस जो फाइनेंस को कहता है कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो और दिल की धड़कनें फाइनेंस से चलती है. अगर फाइनेंस मैनेजमेंट गलत हो तो हमारा बिजनेस चल नहीं पाएगा, दिल की धड़कनें रुक जाएगी और बिजनेस जो है वो थम जाएगा, शट डाउन हो जाएगा. यस और नो? राइट. सो स्टार्टेड लर्निंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस में मेजरली दो डिसीजन के ऊपर हमें काम करना होता है. एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से बिजनेस में फाइनेंस प्रोक्योर किया जाता है, और यही पूरा सिलेबस हमें 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी या थोड़ा बहुत मैथ सीखना होगा, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एनालाइज करने में सक्षम बन सके. राइट. अब अगर हम यहाँ पे जहां से हमने सिलेबस आगे लिया है, फर्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस, सो फार फर्स्ट वी अंडरस्टूड हाउ डू वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस. किसी भी बिजनेस में उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को किस तरह से समझा जाता है. बिजनेस में दो तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं. एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. टू सेटअप अ बिजनेस व्हाट वी रिक्वायर इज फिक्स्ड कैपिटल. टू रन अ बिजनेस व्हाट वी रिक्वायर इज वर्किंग कैपिटल. And the various factors which affect these fixed and working capital requirements have also been discussed in the last lecture. A small discussion which I have started in the last lecture was capital structure. This capital structure can also be called as security mix. We also called it as capital mix. कल मैंने आपको बहुत सिंपल बात बताई थी कि कैपिटल जो है ये बिजनेस में, अब देखो कैपिटल मिक्स का ये जो कंटेंट है या फिर जो पॉइंट है, यहां से आगे अब जितनी भी बात मैं 12th स्टैंडर्ड खत्म होने तक करूंगा वो एक ही चीज के लिए है, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. कल के मेरे डिस्कशन से आप पूरे 12वीं के एंड तक कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेट नहीं करेगी. हर चीज अब फाइनेंसिंग डिसीजन के उस मुद्दे, उस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है. Now we have to decide upon the capital mix. Exactly what? We are trying to take a financing decision. Financing decision यानी क्या? From where and how we are going to procure or raise finance in the business. And that is to be understood with the help of capital mix. Capital mix exactly says us कि हमारा किस हिसाब का capital structure या किस हिसाब से security का mix होगा. Business में जो पैसा आता है वो दो जगह से आएगा. एक होगा owned capital और दूसरा होगा बोरोड कैपिटल. यस और नो? अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओन्ड कैपिटल कहां से आएगा? कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस. यस और नो? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के अकाउंट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहे हैं ना. राइट. तो अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल इन द पार्टनरशिप फर्म कम्स फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द बिजनेस. Elsewhere, when you understood the final accounts of a sole trading concern in 11th standard, what did we see? We saw the capital contribution by a sole trader or a person. Yes or no? आया ना? Right? So in case of sole trading concern, the old capital comes from the contribution made by the sole trader. In case of partnership firm, the owned capital will be from the sources of the capital contribution by the different partners. But specifically, we all know that the secretarial practice subject revolves around a single form of business organization which is called as a joint stock company. In case of joint stock company, ownership is different and management is different. Who are the real owners of a joint stock company? The shareholders. The shareholders are the real owners of the company who invest in the owned capital of the business. Who invest in the owned capital of the business. My dear friends, owned capital has two sources. Now let me elaborate, क्योंकि मैथ्स का लेक्चर नहीं है तो कंसेप्ट के एकदम डीप तक जाऊं या लाइट बता के छोड़ो? डीप तक जाऊं, गहराई में जाए, एकदम डुबकी लगाए, टच करे फ्लोर को. ये कौन बोला रे? गहराई में जाए ना. ना बोले तो भी गहराई में जाने वाला हूं मैं, तो सुनता हूं नहीं किसी की. Now when we talk about owned capital,
एक बात आपको हमेशा समझनी है, इनके सफर जॉइंट स्टॉक कंपनी, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर भी मैं आपको बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इतला करूंगा, बताऊंगा कि एग्जैक्टली वहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहां से आता है। अगर आपका बिजनेस सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न अगर आप बनाना चाहते हो, बनाते वक्त आपके पास दो सोर्सेस है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल के सोर्सेस हर जगह पे सेम रहेंगे, लेकिन ओन्ड कैपिटल सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कहां से रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द सोल ट्रेडर। इन केस ऑफ पार्टनरशिप इट विल बी कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स। In case of a cooperative society, capital contributed by the members of the cooperative society. Are you getting my point? In case of LLP, capital contributed by the partners of the LLP. But in case of a joint stock company, own capital has two sources. अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जाता है, अगर आप रेगुलर रहे और ध्यान लगाए। ओन्ड कैपिटल अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बना रहे हो तो उसको ओन्ड कैपिटल के दो मेजर सोर्सेस है, एक होगा शेयर कैपिटल, एक होगा शेयर कैपिटल और दूसरा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। एक होगा शेयर कैपिटल, दूसरा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। बच्चों जब हम शेयर कैपिटल में जाएंगे ना, इसमें और दो ब्रांचेस खुलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स व्हिच अ कंपनी कैन इश्यू। वन इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। पहला क्या होता है, इक्विटी शेयर्स। दूसरे होते हैं preference shares. Have I discussed anything about equity and preference shares in class? 11th की क्लास में कहीं डिस्कस किया है कि इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स? फाउंडेशन में किया है, कंपनीज एक्ट सीखे, तुम उधर का लॉजिक इधर मत लगाओ, तुमको भी ध्यान नहीं सर ने कहा क्या पढ़ा है, हाउ बोल रहे सब लोग। फाउंडेशन के कंपनीज एक्ट में सिखाया था, 11th में अब तक चालू भी नहीं किया इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स। कब बताया था, बताओ ताई कब बताया, बताओ। हाँ कब, हाँ तो कौन से चैप्टर के टेक्स्ट में बताया, बताओ मेरे को। हाँ तो ऑनलाइन में बताया तो कौन से इसमें बताया, बताओ ना। कंपनी एक्ट कैसे पढ़ा मैंने, ऑनलाइन ही पढ़ाया ना, ऑनलाइन ही पढ़ाया हुआ है, लाइव में पढ़ाया हुआ है, उसी के अंदर बताया है। कंपनी एक्ट कहां पढ़ा तुमने, ऑफलाइन पढ़ाया क्या? सॉरी गाबड़े छाबड़े हो गए मेरे। हाँ ठीक है चलो, मेरे को पढ़ा है वो जाने दो, कहाँ कब पढ़ा है पता नहीं, लेकिन मेरे को मालूम है कौन सी कंसेप्ट कब पढ़ा था। बताओ मेरे को, तुम अब बताओ मेरे को, अब मेरे को जानना चाहिए इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ा है। अब इसमें बताएंगे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, बताओ। हाँ 11वीं में जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बताया था ना, सिर्फ बोला था कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, दो तरह के शेयर्स होते हैं। इसके अलावा क्या बताया, इक्विटी शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इतने होते बोल के मैंने बताया। इसके अलावा क्या बताया, हाँ रिडीम का क्या अब यहाँ पे 11th में बताया क्या, कौन सी इसमें? अरे बाबा तुम लोगों को फाउंडेशन में मैंने बताया, प्लेन 11th में बताया नहीं, हफ्ते की बात है। बताया क्या हर्ष शर्मा, अब जो प्रेजेंट हो ईशा बताया कि मैंने कभी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बताया। मुझे मालूम है अब तक मैंने सिर्फ नाम बताया, क्या बताया नहीं बताया। शेयर कैपिटल जो है, चलो ठीक है कंसेप्ट की तरफ आओ, फ्लो मत बिगड़ने दो, टाइम तुमको होगा, मेरा कुछ नहीं, मैं दिन भर भी ले सकता क्लास। ओन्ड कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर कैपिटल रेज करना है तो कैपिटल रेज करने के लिए अगर वो ओन्ड कैपिटल की सोच रहे हैं तो सोचने के बाद, माट्रा इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे शिंदे, अगर तू इसके बाद अगर बात किया ना मैं बहुत मारूंगा तेरे को, यहां से देखना आएगा तेरे पास। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जब कैपिटल रेज किया जाता है, अगर हम ओन्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो ओन्ड कैपिटल में से अगर पैसा रेज करना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, उन्हें जो रिटर्न मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो प्रॉफिट जब शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। हैव यू हर्ड द वर्ड डिविडेंड? Yes or no, everyone? Have you just heard? Not even going into detail, I'll explain each and everything. Okay? Whenever a company makes profit or generates profit, out of the profit,
the profit is distributed to the shareholders in the form of dividend. But at times, if company has some expansion plans, company has some diversification plans, company has some other plans of replacement of the assets, or company has certain amount of fixed capital requirement in the future, at times part of the profit is not declared as dividend. Let's for example say company is having 10 lakh rupees of profit. Out of this 5 lakh they have declared as dividend. 5 lakh they have declared as dividend. How much will be the balance then? 5 lakh rupees. So this 5 lakh rupees, the part of the profit which is not declared as dividend and plowed back, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. खोरा माहिती है खोरा? अब तुम लोगों को तो बड़े बस मालूम ही होगा, यूज ही करते हैं मेकअप निकालने के लिए. बॉयज यू नो खोरा मिट्टी भरने के लिए होता है, तुम लोग यूज ही करते होंगे मेकअप निकालने के लिए. तो भाई वो खोरे से हम क्या करते हैं, जब रेती का ढेर होता है तो टोपले के अंदर भर के लेते हैं, राइट? तो व्हाई इज एग्जैक्टली दैट प्लो इज यूज्ड टू फिल दैट पर्टिकुलर कंटेनर. तो उसे क्या करते हैं, हम खींचते हैं. इस कंसेप्ट को ही यहां पर लग रहा है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से खोरा लगा के हमने कहा 5 लाख रुपए खींच लिया. वी हैव प्लोड बैक 5 लाख रुपीज. नाउ दिस प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग्स. और ये जो 5 लाख रुपए जो कंपनी ने प्रॉफिट बतौर डिक्लेयर नहीं किए और खुद के पास रख लिए, ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी डिविडेंड बतौर डिक्लेयर नहीं करता और खुद के पास रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स. क्या कहते हैं उसे? रिटेन्ड अर्निंग्स. क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स. आप ध्यान दो कुलकर्णी. अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिक्लेयर नहीं किया गया है, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग. लेकिन एक नया बिजनेस है जो अभी सेटअप हुआ है, एक नया बिजनेस है वो सेटअप हुआ है, अभी तक सेल परचेज कुछ है क्या? नहीं. आज उद्घाटन हुआ, शुभारंभ ही आज हुआ है उसका. आज जो शुभारंभ हुआ, जिसकी स्टार्ट आज के दिन में है, क्या उसने कुछ सेल परचेज बिजनेस किया है क्या? नहीं. उसके पास कुछ प्रॉफिट है क्या? नहीं. पूरा एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, P&L बनाने के बाद, 31 मार्च के बाद जब P&L बताएगा तब समझेगा कि प्रॉफिट या नुकसान, और उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स. तो व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू से, यूज कॉमन सेंस. सिटरीज पेरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट. आई एज्यूम सब लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं. एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह पे, कोई बात नहीं. तो बात यह है, क्या सब लोग ये बात समझ सकते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स का ये जो बी वाला ऑप्शन है, इट इज अवेलेबल ओनली टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी. क्या एक नई कंपनी जो अब तक बिजनेस ही नहीं की है उसके पास रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन होगा क्या? नहीं. यानी कि नए से अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बना रहे हो तो ओन्ड कैपिटल रेस करने के लिए आपके पास एकमात्र ऑप्शन क्या बचता है? शेयर कैपिटल. But if you are an established business like Reliance Industries, which is also working business, who has profit every year, for them, if they want to raise owned capital, they will be having two sources. Either issue share capital or either raise capital from the retained earnings. वो साल में जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बाजू में निकाले, उसे बतौर डिविडेंड डिक्लेयर ना करे और उसे रिटेन्ड अर्निंग के द्वारा ओन्ड कैपिटल में इस्तेमाल करे. अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं? ओन्ड कैपिटल. ओन्ड का मतलब क्या होता है? खुद का. What belongs to you is owned, right? I own this particular laptop, I own this particular mobile, I own each and every asset in this particular class. So I am owner of the bungalow. Don't do beta, chill. I am the owner of the bungalow. अब ओन करना मतलब क्या? उसकी प्रॉपर्टी होना. अब जो मेरा खुद का है, क्या उसके लिए मुझे कुछ देना करना पड़ेगा क्या? अब जो बिजनेस में जो ओनर है, जो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, जो बिजनेस में कैपिटल या अपना पैसा लगा रहा है, कैन ही एक्सपेक्ट इंटरेस्ट ऑन सेम? नो. विल ही बी एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट ऑन सेम? नहीं. ये ऐसा कैपिटल है जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता. बताने की बात क्या है? ये ऐसा कैपिटल है जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करना किसी भी कंपनी के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी नहीं है. मैं आपको आगे सिखाऊंगा. It is all up to the wish and will of the directors whether to declare dividend or whether not to declare dividend. Someone might argue, sir, जो dividend हम पे कर रहे हैं, that also forms a cost of the capital, of the equity and share capital. जो हम equity shareholders को dividend दे रहे हैं, जो हम preference shareholders को dividend दे रहे हैं, that can be the cost of capital. No, that is not exactly the cost. Cost किसे बोलते हैं? जो compulsory होता है. जैसे हम borrowed capital लेंगे तो उसके ऊपर interest पे करना पड़ता है, जो compulsory देना पड़ता है.
अगर कोई साल नुकसान भी हुआ, जैसे कोविड की सिचुएशन में नुकसान भी है, फिर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स बोल रहे होंगे बैंकों का लोन लेके रखा है, बिजनेस बंद है, लेकिन फिर भी बैंक का ब्याज तो लेना ही होगा। ब्याज बैंक ने बोला कि इतने दिन लॉकडाउन था ब्याज मत दो, नहीं, वो पूरा की पूरा इंटरेस्ट लेंगे ही, इसलिए उसको कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन पिछले 2 साल में समझती हुई बात है, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होगी बट ऑब्वियस लॉस में ही चल रही होगी। अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है, हर साल के मुताबिक प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन टेक अ डिसीजन ऑफ नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड, whether to declare dividend or whether not to declare the dividend is the right of the board of directors. The shareholders cannot say कि हम मालिक है, हम बोल रहे हैं तुमको डिविडेंड डिक्लेयर करो, वो नहीं बोल सकते। It will be up to the wish and will of the board of directors. Why wish of the board of directors? Because the management of a joint stock company is looked after by the board of directors. हाँ या ना? Getting my concept? कोई कंपनी, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर नए से बन रही है, तो उसे अगर ओन्ड कैपिटल रेज करना है तो उसके पास 2 सोर्सेस है। एक होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में भी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन एक ऑलरेडी रनिंग कंपनी है तो उसके पास 2 सोर्सेस की जगह 3 सोर्सेस बन जाएंगे। शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड ऑल्सो रिटेन्ड अर्निंग्स इफ एनी। अगर कोई कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, जिन्होंने आज तक जितना प्रॉफिट कमाया 100% डिविडेंड के बदौर डिक्लेयर कर दिया, क्या उनके पास कुछ रखा है क्या? हैव दे प्लॉट बैक एनी ऑफ द प्रॉफिट? नो। जो प्रॉफिट पीछे रखा ही नहीं तो रिटेन अर्निंग्स होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। एट टाइम्स अकाउंट्स के प्रॉब्लम छुड़ाते हो, आपको बैलेंस शीट पे दिखा होगा फ्री रिजर्व्स कहीं देखा है क्या? फ्री रिजर्व्स ये वर्ड कहीं आया है क्या? फ्री रिजर्व्स और अमाउंट, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, दोज फ्री रिजर्व्स आर एग्जैक्टली नथिंग बट द रिटेन अर्निंग्स। इसके अलावा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व देखा होगा आपने, या फिर ऐसे कुछ तो अलग नाम के रिजर्व्स देखे होंगे। ये जो नाम के रिजर्व्स होते हैं ये फ्री रिजर्व्स नहीं होते, इन्हें हम रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं कहते। जो फ्री रिजर्व्स होंगे विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द वे एंड विश एंड विल ऑफ द कंपनी आर नथिंग बट द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। तो बेटा ओन्ड कैपिटल वो होता है जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता और वो कंपनी का खुद का कैपिटल होता है। सोल ट्रेडर जो है, सोल ट्रेडर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूशन करता है। कंट्रीब्यूशन करने के बाद क्या उसके ऊपर ब्याज उनको मिलता है? कैपिटल के ऊपर नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने अलग से प्रोविजन बना रखे, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन है, द कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर कैन ऑल्सो बी पेड इंटरेस्ट। उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी सिखाए होंगे सर ने, सिखाया ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। क्या इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन या ऐसी एंट्री आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न में थी क्या? नहीं थी, यहां पर है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टनर इज अ अलाउएबल एक्सपेंस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स लेते हो कि नहीं लेते हो? आता है, मुझे अकाउंट आता है, भगवान की दया से सब आता है, ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा उतनी छूट दी गई है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप में आप देख रहे हो। वरना कोई मुझे यही आर्ग्यू करेगा, सर आपने तो कहा है ओन्ड कैपिटल का कोई कॉस्ट नहीं होता, हम पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक्चुअली अगर देखें तो हम नॉर्मली पार्टनर के कैपिटल कंट्रीब्यूशन को इंटरेस्ट तभी देते जब एग्रीमेंट के अलावा कुछ एक्सेस कैपिटल वो फर्म में दे रहा है। नॉर्मली अगर मेरा और हर्ष का कोई बिजनेस है 50-50 का, और हम दोनों का 10, समझ लो कोई 20 लाख का काम है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 10 लाख और 10 लाख, दोनों का 10-10 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन हर्ष खाली सिर्फ 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन भी कितना होना चाहिए? 5 लाख ही होना चाहिए। 10 लाख रुपए का शॉर्टेज है, 10 लाख रुपए का शॉर्टेज है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 10 लाख रुपए एक्सेस मैं मेरी ओर से देता हूं। मैं क्यों दूं भाई? जब बिजनेस में हर चीज आधी आधी है, 10 लाख इसने देना है, 10 लाख मैंने देना है, दोनों के हिसाब से 10-10 आना है। मैं कितने दे रहा हूं? 15 दे रहा हूं, ये कितने दे रहा है? 5। एक्सेस कितना दे रहा हूं मैं? 10। सो ऐसे केस में नॉर्मली पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? भाई तुम दे रहे हो ना, तुम नहीं देते तो बैंक से लेना पड़ता, बैंक से लेने के अलावा तुम दे रहे हो तो जो ब्याज बैंक को जाएगा वो ब्याज तुम्हें रखो। इस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म में जब 2 पार्टनर के बीच में कोई पार्टनर एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, उसके लिए हम इंटरेस्ट का पेमेंट जो उसे किया जाता है उसे अलाउएबल एक्सपेंस करके, ऐसा लॉजिक है, उसके मुताबिक इनकम टैक्स में उसका प्रोविजन किया। लेकिन हमारे इंडिया वाले सीधे कुछ भी रहो, इक्वल भी रहेगा तो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उसको डिडक्शन बतौर यूज करेंगे।
हमारे इंडियंस बहुत खतरा है, वो किधर भी किसी भी चीज का इस्तेमाल करते। लॉ ऐसा है तो उल्टा देख के आते हैं, ऐसा उल्टे तरह के चलते, वो सीधा चलते ही नहीं कभी। अब इंटरेस्ट, वो लॉजिक के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने प्रोविजन दिया है कि अगर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के मुकाबले एक्सेस अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो एटलीस्ट उसको एक्सेस कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिले। ऐसा फंडा ही नहीं है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट लेकर उसको डिडक्शन के बतौर यूज कर रहे हैं। लीव, दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ कंसर्न। बोलने का मतलब क्या है, इवन इफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर, स्टिल इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्टिल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर इज ऑल्सो ओन्ड कैपिटल। ठीक उसी तरह से जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्हें डिविडेंड दिया जाता है, बट दैट डिविडेंड इज पेबल एट द विश एंड विल ऑफ द बोर्ड ऑफ directors. It is only up to the wish and will of the board of directors. It is not compulsory to pay this particular dividend or interest. Are you getting my point? नलिल कर ध्यान दे इधर. It is not compulsory. It is not compulsory. इसीलिए इसे owned capital माना जाता है. यहां पर अगर हम बात करें, बात करने के लिए बहुत कुछ है. इक्विटी प्रेफरेंस डिस्कस करने के लिए मेरे को पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन ये अगले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे. अभी शॉर्ट में निपटा के खत्म कर रहा हूं. चिंता मत करो, हर चीज ओन्ड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन कैपिटल एकदम गहराई के डेप्थ में जाके आपको समझाऊंगा. चिंता मत करो, फाइनेंस के एक्सपर्ट खुद को मानने लगोगे ये पूरा एसपी पढ़ाने के बाद. अब बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल के बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस है, राइट. कुछ ही मैं बताता हूं. सबसे मेजरली फर्स्ट आता है डिबेंचर्स, फिर उसके बाद लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, फिर इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन्स, दोस्तों से लिए गए पैसे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. ये ऐसे बहुत से सोर्सेस है जहां से कंपनी में बोरोड कैपिटल आ सकता है. जब कभी भी बिजनेस में हम किसी से लोन लेते हैं, प्लीज पे अटेंशन. चार बार बोल रहा है, इधर ध्यान दो, नीचे देखने का कोई काम ही नहीं तुम्हारा. बिजनेस में जब कभी भी हम बोरोड कैपिटल की बात करते हैं, जब हम पैसा किसी से लेते हैं, पैसे जब हम लेते हैं हम दो तरीके से लेते हैं. एक तो हम इधर लोन ले रहे हैं, इधर हम एडवांस ले रहे हैं. मुझे किसी ने 10 लाख रुपए का ऑर्डर दिया है, मैं बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए का आपका ऑर्डर मैं पूरा करता हूं, लेकिन प्लीज उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए एडवांस की जरूरत है. Now that particular party has given me 2 lakh rupees of advance. Now that is an advance. That is also a borrowed capital. बिजनेस में borrowed capital जो है वो दो तरीके से आता है. बिजनेस में कैपिटल जो है दो तरीके से आता है. एक आता है लोन, एक आता है बतौर लोन, दूसरा आता है एडवांस. एक और बहुत ही साफ सीधा एग्जांपल देता हूं. जब हम बैंक से टर्म लोन लेते हैं ना, जैसे गाड़ी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, वो एक तरह का लोन होता है, टर्म लोन होता है, नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन होता है. लेकिन जब हम कैश क्रेडिट फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं ना, कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज नॉट अ लोन, इट इज एडवांस. इट इज एन एडवांस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोरोड जो कैपिटल होता है बिजनेस में, आइदर इट इज लोन्स और आइदर इट इज एडवांसेस. डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, अनसिक्योर्ड लोन्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, ये सारे जो है ये अलग अलग सोर्सेस है जहां से हम बोरोड कैपिटल को रेस करते हैं. यहां पर हमारा सोर्स का डिस्कशन थमता है, लेकिन जो मेन डिस्कशन अभी यहां पर है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड इज कैपिटल मिक्स. अब यहां पर मैं चाहूंगा कि सभी लोग थोड़ा सा अपना दिमाग के ऊपर जोर डालें और सोचे और जवाब दें. जितने ज्यादा आंसर आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा डिस्कशन में. समझ में आएगा कि कौन सच में सोच रहा है. जो जवाब नहीं देगा, मैं यही समझूंगा वो सिर्फ क्लास में प्रेजेंट ही अपनी नोट करवाना चाहता है. ठीक है. और आई एम नॉट गोइंग टू आस्क ईच एंड एवरीवन, यू वॉलंटरी हैव टू रेज योर हैंड एंड आंसर. नाउ व्हाट डज कैपिटल मिक्स डिफाइन? द कैपिटल मिक्स डिफाइंस द डेट एंड इक्विटी मिक्स. द डेट एंड इक्विटी मिक्स. डेट इक्विटी मिक्स को हम और एक नाम क्या दे सकते हैं? बोरोड is to owned capital mix in a business. आपको क्या लगता है? What could be the correct combination of debt equity mix in a business? Should I go for 100% owned capital?
Should I go for 100% debt capital? Or what could exactly be the standard ratio of the debt and equity mix? Now take your time, think. Though all those who want to answer can raise your hand before you start answering. हाँ, 1:1, 1:2. ओके, यानी आपके हिसाब से क्या हुआ, वो रेशियो क्या हुआ? 1:2, यानी 1 रुपया उधार, 2 रुपये खुद का, ठीक है। 1:2, हाँ 1:1 आपके हिसाब से संतुलन होना चाहिए। 1 रुपया बोरोड हो तो 1 रुपया ओन्ड भी हो। हाँ 2:1 मतलब 2 रुपया उधार, 1 रुपया खुद का। अच्छा, एनीबडी एल्स? हाँ इक्वल आ गया 1:1। इस रेशियो के अलावा कोई रेशियो है तो बताओ। किसी को लगता है कि 100% इक्विटी आना चाहिए या ओन्ड कैपिटल होना चाहिए? किसी को ऐसा लगता है कि पूरा की पूरा अपना पैसा बिजनेस में हो तो अच्छी बात है? रिस्क क्या है? रिस्क ही नहीं है ना। सब पैसा मैं लगाए तो रिस्क नहीं है बिजनेस में। चाहे बिजनेस चलो मत चलो, किसी को देना तो नहीं है एटलीस्ट। हाँ अच्छा, फिर भी नहीं लगाते। मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, रहने के बाद भी 10 लाख रुपए मेरे खुद के नहीं लगाने चाहिए। समझाता हूं। इसका कहना है कि सर आपके पास वेल 10 करोड़ की है और आप बिजनेस में कैपिटल 10 लाख रुपए लग रहा है, क्यों बोरोड कैपिटल है? पूरा की पूरा 10 लाख रुपए खुद का ही लगाइए ना। ऐसा किसी को लगता है क्या? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? मैं भी पूछूंगा। नहीं तो बोल रहे खाली कच कर दे। न्यू क्यों? वो मेरे को मालूम है, कुछ दिन पहले मैंने बोला था इसलिए मना कर रहे सब जन। क्यों वापस पूछूंगा, इसके लॉजिक भी पूछूंगा। ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा जिसमें सिर्फ लोन ही लेना 100% लोन ही ले चलेगा क्या? अभी लॉकडाउन में तो मर ही जाता बेचारा। जिसके बिजनेस उधारी पे है वो मर जाता है लॉकडाउन में 2 साल में। तो फिर 2 साल में जिसका 100% ओन कैपिटल, उसको क्या तकलीफ है? उसको तो कोई पैसा मांगने वाला है नहीं। जोर लगाओ दिमाग। अच्छा मुझे बताओ ना अभी 1:2, 1:1, 2:1, इसके अलावा किसके दिमाग में कोई रेशियो है क्या? इक्वल या फिर 1 और 2, 2 और 1? बताओ जल्दी। और कोई रेशियो? और कोई रेशियो? हाँ 1:3, यानी 1 रुपया उधार, वो 3 रुपए खुद का। हाँ ऐसा ना, यानी 75 पैसा खुद का और 4 आना उधार लिया हुआ। ठीक। एनीबडी एल्स? यस, एनीबडी एल्स? हाँ 3:2। 3:2 मतलब क्या हो? हाँ 3:2 60 3:2। अब मैथ्स क्या यहाँ पे करो मत, पूरे की पूरे मैथ्स लगा। 3:2, 1:2। चलो ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं डिस्कशन। ठीक है, लास्ट ले लेंगे 3:2। खाली बेटे बेटे नंबर बोलना आसान है, आप लॉजिक बताओ। चलो 1:2 वाला कौन है? हाँ क्या लॉजिक है तुम्हारी? इतना लोन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? और बाद में देना भी। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ इक्विटी में रिस्क नहीं है, इसलिए इक्विटी ज्यादा लगा आपने। आपको लगता है कि बिजनेस में रिस्क कम हो, लेकिन बेटा रिस्क है तो इश्क है, ये फैक्ट है। तो रिस्क ही नहीं है तो इश्क नहीं है, इश्क नहीं है तो बिजनेस करने का वो मोटिवेशन नहीं होता। हाँ नेक्स्ट कौन है? 1:1 वाला कौन है? 1:1? हाँ बोल बेटा। अच्छा संतुलन में है। इसका कहना है कि संतुलन रहता है, ज्यादा रिस्क भी नहीं है, कम रिस्क भी नहीं है, दोनों चीजें संतुलन में, इसलिए ब्रिटानिया 50-50 है ना। अच्छा नेक्स्ट 2:1 वाला कौन है? हाँ बोलो, आपने कुछ सही लॉजिक है तो बोलना। हाँ 1 मिनट, क्या वो मास्क निकाल। हाँ नहीं मास्क पहन। बता ना। थोड़ा आगे, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, सच में नहीं सुनाई दे रहा। ए चुप रहे। हाँ
हाँ, बोरोड कैपिटल के सोर्सेज ज्यादा होते। अच्छा, हाँ, सोर्सेज ज्यादा रहे तो पैसा बोरोड ज्यादा लेने का, तो फिर 100% ले लेंगे ना अपन, क्या दिक्कत है? 100 नहीं लेना। अच्छा, मतलब तेरे मुताबिक 2 रुपया बिजनेस में लोन लेना चाहिए एक, तो उसके अंदर बोरोड उसके सोर्सेज ज्यादा इसलिए वो लेना है, बरोबर? ठीक है, बैठो। ओके, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? ठीक है, मेरी पहली पॉइंट यहां पे पूछना है, कोई ऐसा लगता है क्या क्लास पे कि 100% लोन लेना चाहिए? 100% लोन का अगर मिक्स लिए तो इट इज एज गुड एज कमिटिंग सुसाइड। क्योंकि अभी कोविड जैसे सिचुएशन, मान लो मैंने 100% लोन लेकर ये क्लास चलाया, आई डोंट हैव टू से, बट थिंग्स आर नॉट इक्वली हैपनिंग ईच एंड एवरीवेयर एंड ईच एंड एवरी हाउस, so there has been a little bit front or back delay in all the collection of fees and everything. बैंक वाला तो डेट की तारीख को आ जाता है बेटा, यहाँ पे 5 दिन पहले से मैसेज भेजना शुरू कर देते हो BMW वाले, योर EMI is due, योर EMI is due, योर EMI is due, योर EMI is due। वो अलग EMI की तारीख के दिन सुबह फोन लगाते, अच्छा सर तुम्हारा EMI आया, कहीं भूल भी गए तो वापस और एक बार रिमाइंडर करने कॉल करते हैं। इतने बैंक वाले प्रॉम्प्ट रहते पैसा वसूली का। तो अगर मैं पूरा की पूरा लोन लेकर बिजनेस चलाता तो 2 साल में मैं खत्म हो जाता, बड़ा बेस्ट है। बिकॉज बोरोड कैपिटल हैज अ कॉस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट मेकिंग प्रॉफिट। ओके, दिस कुड बी द वन पॉइंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट्स नॉट टेक COVID and the present situation into consideration, because this is not a normal year and this is not a normal period. इस पीरियड में एक लॉजिक बहुत सही जाती है, 100% इक्विटी, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हमारा आज का बिजनेस, अभी का बिजनेस है। इसमें 100%, अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में 100% इक्विटी विल बी द ओनली कैपिटल मिक्स, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि बिजनेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपके पास 100% पैसे लगाने की ताकत है तो ही बिजनेस करे, वरना ना करे। नए एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी ना करें। कब चालू करेंगे कब बंद करेंगे भरोसा नहीं। कलेक्टर साहब तो हमारे दूसरे प्लेनेट से ही आए हैं, यहाँ से है नहीं। सब पूरी भारत एक तरफ चलता है, अपना कलेक्टर एकदम अलग चलता है एकदम। लेकिन हम अब नॉर्मल डेज की बात करेंगे। लेट्स कंसिडर कि पैंडेमिक नहीं है, रोजाना जैसे बिजनेस हुआ करते थे वैसे बिजनेस है। अब ऐसे केस में should I invest 100% capital from my own capital? What do you think? Yes or no? सब लोग मुंह तो हिला रहे, नो तो बोल रहे। I want the reason. Why no? Why no? मेरे पास लगाने के लिए पैसा है। शेट्टी ने कहा कि सर सोर्सेस नहीं, मेरे पास सोर्स भी है, मेरे पास पैसा भी है। मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, मुझे बिजनेस चालू करना है, उसमें से 20 लाख रुपए लग रहे हैं। So will it be a big amount to invest? No. Still, do you think should I invest 100% from the owned capital? Should I not? Should or should I not? Should or should I not? No तो बोल रहे, लेकिन मुझे नो का लॉजिक बताओ। नो तो कोई भी बोलेगा। एक ने बोल दिया बस वो बकरियों के जैसा काम है, एक ने हाँ बोले पीछे पीछे सब लोग ठीक है, वैसा नहीं चाहिए मुझे। आई वांट द करेक्ट आंसर। व्हाई नो? यस, बिजनेस में 100% 100% ओन्ड कैपिटल भी जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्यों नहीं मुझे बताइए, लॉजिक बताइए। हाँ, एग्जैक्टली सबसे बड़ा पॉइंट आता है मोटिवेशन। मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, उसमें से मैंने 10 लाख है नहीं, खाली समझो, एग्जाम्पल है, तो उसमें से मुझे सिर्फ बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाने हैं। मैंने मेरा ही पैसा 20 लाख रुपए जो है बिजनेस में लगाया। बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी है क्या? नहीं। कमाया क्या नहीं कमाया कुछ फर्क पड़ना है क्या? नहीं। मुझे मालूम है किसी को मुझे कुछ देना ही नहीं है। आई डोंट हैव टू गिव इट टू एनीवन। मुझे कोई मांगने वाला नहीं है, मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, तो प्रॉफिट आए ना आए तो क्या फर्क पड़ना है। थोड़ा नुकसान भी होगा तो फिर से अपना खुद का पैसा लगा लूंगा, चलता रहेगा, खाली बिजनेस दिखना चाहिए। तो ऐसे केस में सबसे मेजर पॉइंट जो ना की वजह बनती है, दैट इज लैकिंग ऑफ मोटिवेशन। आपके सिर के ऊपर जब कुछ बोझा हो ना, तब आप फास्ट चलते। जैसे मैं बोला ना, प्रेम की भाषा कोई नहीं समझता, खुद प्रेम ही नहीं समझा तो बाकी और क्या समझा। सर ने थोड़े स्क्रू टाइट क्या करे, थोड़ा सा टाइट क्या बात किया कि सब भागने लगते। 2-3 बार आके बोला मैं तो भी कोई चुप नहीं बैठे। एक बार ऐसे खींची कि सब जन बगैर इन्विजिलेटर के भी चुप बैठे क्लास में।
तो ये होता है प्रेशर का काम। अभी मैं तुमको ढील दे दूं ना, सब ढीले पड़ जाते। अब यहां से रोज टाइट मारना जो नहीं करने वाला भी पढ़ाई करने लगता है। वो प्रेशर रहता है, प्रेशर। और प्रेशर ही मोटिवेट करता है कि अपने को करना है, चाहे भी डर के करो या बिना डर के करो। ऐसा ही बिजनेस में है। मुझे मालूम है सब मेरा पैसा है, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं। विल आई रियली बॉदर? नो। विल आई रियली बॉदर? नो। सो फर्स्ट एंड foremost point is there is lagging of motivation. This could be one point. Can you think of some other reason? Yes, there could be some other reasons also. ये तो एक कॉमन पॉइंट, मेजर पॉइंट बनता है, लैक ऑफ मोटिवेशन। सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ। हाँ हाँ, वो तो बॉदर का विषय नहीं। इंसान की अभी खुद को ही पूछ। एग्जाम्पल बिजनेस को छोड़ के पर्सनल पे ले। टेक इट पर्सनली, आई टेक थिंग्स वेरी पर्सनली। तो बात पर्सनल लेने की है तो बात ऐसी है, हाउ मच आर रियली बॉदरिंग। मैं तो टाइट नहीं कर रहा, तो कितना बॉदर कर रहा है। एग्जाम दिया नहीं, बाद में एग्जाम तो बोला तूने दिया नहीं, आज भी पेपर कैसे दिया मैं देख लिया। हाउ मच आर यू रियली बॉदरिंग। तुझे नहीं समझता तेरा नुकसान है इसमें। तू क्या बोला, ऐसे कैसे नहीं मोटिवेशन होगा, खुद का पैसा डूब रहा। तो अभी मुझे बोल, करियर किसका बर्बाद हो रहा है, मेरा है तेरा बर्बाद हो रहा है? किसका हो रहा है? हेंस प्रूव्ड, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत रहते अपने पास। करियर किसका बर्बाद हो रहा है माट रहा? 12th किसकी बर्बाद होनी है? नंबर किसके बर्बाद होने हैं? क्या है मोटिवेशन? साइकोलॉजी भी किताबें लिख सकता हूं, इतना नॉलेज है मेरे पास। 21 साल का हूं लेकिन तजुर्बा ज्यादा है। समझा क्या? आर यू हैविंग योर आंसर? बिजनेस के साथ रिलेट मत कर, सिर्फ पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल दे। कुछ नहीं होता, अलग नहीं होता। करियर भी कोई बिजनेस से कम नहीं है। हाँ, तो शायद आज तुम नहीं करोगे, कल को बिजनेस करोगे तो समझ में आएगा। हाँ, एनीबडी एल्स, एनी अदर लॉजिक? Yes, any other logic you can think of? I would really appreciate if someone could think beyond borders. इसके बाहर भी कुछ सोचो। सोच, उम्मीद नहीं है लेकिन सोचना चाहिए। Think of some other reason. What could be the exact reason why sir is telling like इसके अलावा भी और कोई वजह हो सकती है। One of the reasons also what Shetty told, I should appreciate he was correct कि like owned capital के sources कम होते हैं। जैसे एटलीस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर कैपिटल है और रिटर्न अर्निंग्स है, लेकिन एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है ना। तो सोर्स का लिमिटेशन आता है, इसीलिए हम बोरोड कैपिटल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई शुड अप्रिशिएट वट एवर लॉजिक ही सेड वाज आल्सो करेक्ट। देयर आर लिमिटेशंस ऑन द सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। यू आइदर हैव वन और टू सोर्स। रिटर्न अर्निंग तो है ही नहीं, क्योंकि अगर मेरा नया बिजनेस है तो मेरे पास कैपिटल का ही है। यानी ओन्ड कैपिटल को मेजरली देखें तो हमारे पास एक ही सोर्स है जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं, और उसके ऊपर लिमिटेशन होती है। उसके ऊपर लिमिटेशन होती है, इसीलिए मुकेश अंबानी खुद ना थोड़ा पूरा पैसा लगा लेता कि उसके पास पैसा नहीं है क्या? नहीं, लेकिन हर प्रोजेक्ट में वो कैपिटल मिक्स को रख के ही पैसे लगाता है। कहीं ना कहीं बोरोड कैपिटल लेगा ही। बात समझ में आ रही है? आज मुकेश अंबानी को पैसे की कमी है क्या? लेकिन हर छोटे मोटे बिजनेस में उसने लोन ले रखा है। उसको क्या मोटिवेशन की जरूरत है? हाँ, कैश फ्लो का क्या? पैसा तो खुद का लगा तो कैश फ्लो रहने वाला है ना। तो वही वो मोटिवेशन हुआ। एक मोटिवेशन का पॉइंट मैंने कहा। दूसरा पॉइंट कहा सोर्सेस बोरोड के ज्यादा है, ओन्ड के कम है, इसीलिए नॉर्मली हम बोरोड कैपिटल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ लॉजिक बन सकती है। हाँ, बिजनेस साइकिल रेगुलर का बोल के वैसा नहीं, कुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, समथिंग एल्स। चलो ठीक है, आई कुड नॉट नॉट रियली। एक्सपांशन की बात नहीं कर रहा मैं, स्टार्ट की बात कर रहा हूं। क्या रहता है
क्या रहता है, सुनो मेरी बात, एक और लॉजिक ऐसी हो सकती है। जब मेरा 5 करोड़ रुपए, इससे ये समझ में आता है जो करोड़ों में कमाया है उसकी बात एक है कि उसके पास n नंबर ऑफ वेज है ऑफ इन्वेस्टमेंट। छोटे दादू के एग्जाम्पल, बहुत सारे बिजनेस है, कुछ बिजनेस ऐसे है जहां पे रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, कुछ बिजनेस ऐसे है जो बिजनेस अच्छे है लेकिन रिटर्न्स कम है, जैसे अपना जिनिंग का वो बिजनेस, जिनिंग का बिजनेस है, वहां करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है लेकिन वहां रिटर्न कम है। करोड़ों का बिजनेस जिनिंग का है लेकिन वहां पे रिटर्न कम है। सुरेश अंकल का हमारे जिनिंग प्रेसिंग यूनिट है, करोड़ों का बिजनेस है लेकिन करोड़ों के बिजनेस में रिटर्न कम है। अदर बिजनेस मेरे डैड के साथ रियल एस्टेट का है, करोड़ों का बिजनेस है, उसमें रिटर्न भी डबल टिबल है। पूरा के पूरा पैसा उधर जिनिंग में लगा के कम रिटर्न लेने से अच्छा वहां लोन लेके कम दाम पे लोन मिलता है तो लोन लो, उसी ओन्ड कैपिटल को रियल एस्टेट में दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो या किसी इन्वेस्टमेंट में आप कहीं इन्वेस्ट करके रखिए जिससे रिटर्न आपको, जिस बिजनेस में आप पूरा पैसा लगा रहे हो वहां से ज्यादा रिटर्न मिलता हो। तो बात समझ में आ रही है कि अगर मैं 10 लाख रुपए पूरे लगा सकता हूं, मैं पूरे के पूरे 10 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा, 5 लाख रुपए लगाऊंगा, 5 लाख रुपए बोरोड लूंगा क्योंकि मुझे बोरोड कैपिटल कम कॉस्ट पे मिलता है आज की डेट में। लेकिन बचे हुए 5 लाख रुपए अगर मेरे पास कोई और सोर्स है जहां पे मैं इन्वेस्ट करके और अच्छे रिटर्न्स कमा सकता हूं, तो बट ऑब्वियस मैं पूरा की पूरा पैसा वहां नहीं लगाकर कुछ पैसा उस इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाहूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ इट ऑल जो कंट्रीब्यूटर होता है, जो ओनर होता है, जो अपना ओन्ड कैपिटल 100% बिजनेस में लगा सकता है, अगर उसके पास और कोई ऑप्शन है जहां से उसको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो पूरा की पूरा पैसा बिजनेस में लगाने से अच्छा कुछ पैसा वो उस इन्वेस्टमेंट में भी लगा सके जहां से उसे रिटर्न जनरेट हो सके। इससे हम क्या है, अलग अलग सोर्सेस से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक लॉजिक है। नॉर्मली आप लोगों की इस लेवल पे ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप समझ में आया। पूरा पैसा नहीं भी इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। पूरा की पूरा सखी में लगा के क्या करेंगे? माटरा जी के पिताजी के पास कोई और बिजनेस आइडिया भी होगा जहां पे इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न आ सकते हैं, तो पूरा का पूरा पैसा सखी में लगा देंगे तो दूसरा बिजनेस आइडिया रहकर भी वहां से रिटर्न रहकर भी वहां पैसा कहां से लगाएंगे? हर बिजनेस के लिए पूरा आपका पैसा, पूरे इतना पैसा किसी के पास होता नहीं। होता तो फिर मुकेश अंबानी कभी किसी से पैसा लेता ही नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 51% कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द अंबानी परिवार हर बिजनेस में, बाकी 49% वो बाहर से ही लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि कितना भी करो पैसे को कहीं ना कहीं मर्यादा है। वी ऑल नो रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। नाउ मैं सवाल का जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि सर एग्जैक्टली व्हाट कुड बी द आइडियल मिक्स देन? इसकी लॉजिक आज के डेट में समझाना थोड़ा मुश्किल है, अरे लेकिन समझ लो 60% जो है, 60% इज द डेट एंड 40% इज द इक्विटी, इज द आइडियल मिक्स और कैपिटल मिक्स फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए 60% जो है, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन डेट का और 40% कॉन्ट्रीब्यूशन ओन्ड कैपिटल का इज द स्टैंडर्ड कैपिटल मिक्स विच कैन बी सजेस्टेड बाय एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के द्वारा जो स्टैंडर्ड कैपिटल मिक्स जो सजेस्ट किया जाता है दैट इज 60-40। थोड़े लोग जो होते हैं जो रिस्क के साथ ओके है वो इस फॉर्मूला के साथ जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग कंजर्वेटिव भी होते हैं, जस्ट लाइक पेटे के ब्राह्मण वहां के पुना पेट जो है वहां के ब्राह्मण, वो लोग बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं, उनको वो ज्यादा रिस्क पसंद नहीं। अपन बोले ना रिस्क है तो इश्क है, वो बोले इश्क नको पण रिस्क पण नको, इश्क पण नको रिस्क पण नको, भाऊ जो अप्लाई अपने पास रहने। तो ऐसे लोग नॉर्मली, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते भाई रिस्क नहीं चाहिए, थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो, अपना हो, ऐसे उनका कहना होता है। तो ऐसे केस में अगर हम देखें, so there are few people who are not really able to take or not ready to take so much of risk। तो नॉर्मली पूरे बिजनेस जो देखेंगे उनके अंदर दो रेशियो सबसे ज्यादा चलेंगे, आइदर 60-40 और 50-50, आइदर 60-40 और 50-50। जो थोड़ी रिस्क ज्यादा लेने के लिए तैयार है he'll go for 60, जो थोड़ी रिस्क कम लेने को तैयार है he'll go for 40। लेकिन 100% डेट कभी लेना नहीं, 100% इक्विटी कभी लगाना नहीं। ये बात आपको दिमाग में यहां से आगे बैठानी। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? राइट?
आइदर इट कैन बी 60-40, आइदर इट कैन बी 50-50। 8 आना बोरोड, 8 आना खुद का, 60 पैसे बोरोड, 40 पैसा खुद का। यही स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बिजनेस आगे चल के प्लान करना है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? यही आइडियल क्यों है, जब आप बिजनेस इस फॉर्मूला से करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर मिक्स को आइडियल मिक्स क्यों कहा जाता है। अभी ओके, राइट? चलिए आगे चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। कैपिटल मिक्स कल हमने बताया और कैपिटल मिक्स का स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको अभी बता दिया है। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन which is given by R.H. Wessel of the capital structure. The long-term sources of the fund employed in a business enterprise is called as capital mix. Page number 8. John Hampton, a firm's capital structure in relation to between the debt and equity securities that makes up the firm's financing of its asset. सिंपल भाषा में एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी बिजनेस के अंदर डेट और इक्विटी का जो मिक्स होता है उसे हम कैपिटल मिक्स कहते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। Thus, capital structure is composed of own funds and borrowed funds. Own funds include share capital, free reserves and surplus, whereas borrowed funds represent the debentures, bank loans and long-term loans provided by the financial institution. Now, what are the different components of capital structure? I just have to do reading because already I have taught the entire concept. Okay. There are 4 basic components of a capital structure. They are as follows. First is equity capital, second is preference capital, third is retained earnings. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये कौन से सोर्स है? ओन्ड कैपिटल के सोर्स है। और पॉइंट नंबर 4 में क्या है? बोरोड कैपिटल और उसके एग्जांपल। स्टार्टिंग विद फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स पता है? डू यू नो शेयर्स? अभी देखो शेयर कैपिटल जो होता है कंपनी का, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? The shareholders are the, to be very specific my dear friends, only the equity shareholders are the owners of the company. The preference shareholders are not the owners of the company. Why is it so? I will be teaching in second chapter. जब second chapter पढ़ाऊंगा तब आपको exactly logic समझेगा कि exactly equity shareholders को ही क्यों true owners कहा जाता है। Preference shareholders are not the true owners of the company. लेकिन पहले 3 कंपोनेंट क्या दर्शाते हैं? ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल के 2 सोर्सेस है, शेयर कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन उसी कंपनी के लिए होगा जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, प्रॉफिट कमा रहा है और प्रॉफिट उन्होंने साइड में रखा है। जिसने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके पास भी ऑप्शन नहीं। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब हम बात करते हैं owned capital, in case of a new startup business there are only 2 sources of owned capital, either it is equity shares, either it is preference shares. Okay, so point number 1, point number 2, point number 3, ये तीनों भी क्या है? owned capital के sources है। इसके बारे में मैंने बताया है, पूरा अगला चैप्टर इसके ऊपर ही डिटेल डिस्कशन, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। It is the basic source of financing equity share capital. It is the basic source of financing the activities of the business. Equity shares are the shares which get dividend and repayment of the capital after it is paid to preference shareholders. They own the company. They bear the ultimate risk associated with ownership. They carry dividend at fluctuating rate depending upon the profits. Now exactly understand, sir ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि equity shareholders कंपनी के true owners होते हैं? क्योंकि बेटा दोनों तरह के कैपिटल में से हमारे भारत में कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करते हैं दे आर कंपल्सरीली रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेबल। पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है तो क्या उसको रीपे करते हैं क्या? नहीं। कोई रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट होता है क्या? नहीं। जो कुछ भी होगा ड्रॉइंग होगा, लेकिन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ये नहीं होता। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है और वो कैपिटल अगर रीपे हो गया तो सोल ट्रेडर उस सोल ट्रेडिंग कंसर्न का ओनर थोड़ी हुआ। फिर सोल ट्रेडर अपने आप में खुद ओनर होगा क्योंकि उसका रीपेमेंट नहीं होता। लेकिन शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर आर कंपल्सरीली रिडीमेबल, यानी आपको एक मर्यादित वक्त के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स की कीमत लौटानी होगी। तो जब लौटानी है तो वो कहां के मालिक हुए भाई? लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता। व्हेन वी कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर्स
द कैपिटल इज परमानेंट इनटू द बिजनेस, वो पैसा वापस लौटाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स carry preferential right to the payment of the dividend and have a priority over the equity shares for the return of the capital when the company is liquidated. These shares carry dividend at a fixed rate. Preference shares, इसका नाम preference shares इसलिए है क्योंकि equity shares के मुताबिक कुछ preferential right इन्हें है। वो exactly क्या है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स, इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग तब जब कंपनी एग्जिस्टिंग है, जब एग्जिस्टिंग ही नहीं तो इंटरनल का कोई सोर्स पैदा नहीं होता। इट इज नथिंग बट फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हम डिविडेंड बटोर डिक्लेयर नहीं करेंगे, जिसे हम रिटेन करके रखेंगे, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये एक एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए ओन्ड कैपिटल का सोर्स बनता है। एक न्यू सेटअप बिजनेस के लिए ये सोर्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, बोरोड कैपिटल, इट कंप्राइजेस ऑफ डिबेंचर्स। जैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करते हैं ना, शेयर एक तरह की सिक्योरिटी है विच इज एन इक्विटी सिक्योरिटी। लेकिन जब लोन के लिए जब कोई सिक्योरिटी इश्यू करती है कंपनी, उसे हम डेट सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट। डेट का मतलब होता है टू ओ। व्हेनेवर यू ओ टू समवन यू से आई एम इंडेटेड टू दैट पर्सन, लाइक आई एम इंडेटेड टू माय टीचर फॉरएवर, लाइक आई ओ हिम एवरीथिंग व्हाट आई हैव गॉट टुडे। सो इसका मतलब होता है इंडेटेड। डेट का मतलब होता है टू ओ। तो जो डिबेंचर कंपनी इश्यू करते हैं वो भी शेयर के जैसे एक सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो एक डेट सिक्योरिटी होती है। यानी वो सिक्योरिटी बेचकर जो आप पैसा लोगे उसे कंपलसरी आपको लौटाना होगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर बोरोइंग और इट विल बी कंसिडर्ड एज योर लोन और इट विल बी कंसिडर्ड एज योर डेट विच यू हैव टू रीपे। ओके, डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय ए कंपनी। कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। बोरोड में शुरू हो गया क्या? इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल पे कंपलसरी जो रीपे करना देना पड़ता है, दैट कॉस्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इंटरेस्ट। टर्म लोन, term loan are provided by banks and other financial institutions. They carry fixed rate of interest. To understand the above concept, we shall consider the following balance sheet and calculate the values. Now we'll consider all these sources in detail in the next chapter. अभी यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर से हम डेट इक्विटी मिक्स समझने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट सबको दिख रही है? ओके, व्हाट डिड आई से? There are two sources of owned capital. What are the two sources of owned capital? Share capital और retained earnings. शेयर कैपिटल में दो तरह के शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर कितना है मेरा? 1 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं मेरे? 5 लाख रुपए। कितने हुए पूरे मिलाकर? 6 लाख। यस और नो? प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स भी एक सोर्स बनता है। रिटेन्ड अर्निंग्स कहां देखने को मिलेंगे आपको? रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो कितने हैं? 50,000। वो कितना है बेटा? 50,000। सो ये जो पार्ट बना है ये साइड का, ये मेरा क्या है? ओन्ड कैपिटल। 5 + 1 6, 6 + 50,000 कितना हुआ? 6,50,000। नाउ वी हैव टू असर्टेन द बोरोड कैपिटल। हाउ डू वी असर्टेन द बोरोड कैपिटल? बोरोड कैपिटल को असर्टेन करने के लिए हमें लाइबिलिटीज को देखना होगा। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज लाइबिलिटीज। Debentures is the only liability we are having. Creditors और bills payable को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं कंसिडर? बिकॉज दे आर माई करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में भी स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। Current liability are not the part and parcel of the capital mix. Capital mix is specifically concerned with long-term funds and long-term funds mix. So यहाँ पे liability हम consider कर रहे हैं only the liability which is long-term. Sundry creditors and bill payable are my current liabilities. Current liabilities को हम liability बतौर borrowed capital के बतौर consider नहीं करते। अभी ओके एंड फाइन? ओके, सो अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स एंड डिबेंचर्स, 7.5 लाख रुपए का मेरा पूरा के पूरा क्या बना है? कैपिटल मिक्स बना है, कैपिटल स्ट्रक्चर बना है। अब डेट इक्विटी मिक्स कैसा है?
How is the debt equity mix? How is the debt equity mix? 1:6.5. Yes or no? How is, sorry, debt पहले है ना 6.5. पहले क्या आता है? डेट 6.5:1. सॉरी, फिर से काबड़ो चावड़ो. 1:6.5 है. हो गया, मेरा भी टाइम खत्म हो गया, लिमिट कम संपली आता, टॉक टाइम संपला. 1:6.5. हाउ मच इज द डिबेंचर कैपिटल? 1. हाउ मच इज द ओन कैपिटल? 6.5 lakhs. So 1:6.5. 1:6.5 is the capital mix or security mix of this particular business. Any doubt? So finally we complete chapter number 1, that is sources of corporate finance. Thank you so much.